कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बेहतर ही कर रहे होंगे। ठीक है, चूँकि परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ चुकी है तो अपनी तैयारी में एकदम जी जान से लग जाइए। ठीक है, ताकि 8 फरवरी को जब आप पेपर देने जाएँ तो आपको लगे कि सब कुछ मुझे आ रहा है। यही विश्वास मन में रखना है। जिस दिन ये विश्वास मन में आ गया कि मुझे सब कुछ आ रहा है, अपने आप पेपर अच्छा होगा। ठीक है, बस एक बार कलम शुरू हो जाए तो 150 क्वेश्चन पूरे करके ही आना है, यही दिमाग में रखना, चूँकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, तो आपका प्रयास यही रहना चाहिए कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और कैसे करना है ये आप अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से हम बता ही रहे हैं आपको। ठीक है, आगे भी बताते रहेंगे परीक्षा से जस्ट पहले भी कि कैसे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें, कैसा कुछ हो, ये सब कुछ आपको बताई जाएगी। आज हम जिसकी बात करते हैं, ठीक है, एसएसटी से में ही ज्योग्राफी वाले पार्ट के, ठीक, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि संपूर्ण ज्योग्राफी को क्या करता है, कवर करता है, जो पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना, अधिकांश वही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों को जो कि किससे जुड़े हुए हैं, आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट से एसएसटी वाले हिस्से में जूनियर के लिए, सीटेड जूनियर के लिए एसएसटी वाले हिस्से में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस इतना पढ़ के जाना है, आपकी तैयारी को एक निश्चित रूप मिल जाएगा। पारितंत्र की रचना क्या करता है? जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध, जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, प्रकृति के तत्वों के बीच के संबंध। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? पारितंत्र। तो पारितंत्र वो है जहां जीवधारी रहे और उसका जो है एक भौतिक पर्यावरण रहे। जहां कौन रहे? तो जीवधारी रहे और उसका जो है एक पर, ठीक है, एक क्या रहे उसका, ठीक है, प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण रहे। तो आपको दिख ही रहा होगा जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध भी और उनके आसपास के वातावरण की। ए और बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। भूपर्पटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंग आरंभ होते हैं उसको अभिकेंद्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अभिकेंद्र। किसकी बात कर रहा है? भूकंपीय केंद्रों की जब बात की जाती है तो इस बात को ध्यान देंगे, ठीक, कि भूकंपीय केंद्र की जब बात कर रहा है तो उसको, ठीक, जहां से निकलता है उसे एपिसेंटर या क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल मापी है। रिक्टर में कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है? ठीक है, कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच, रिक्टर स्केल की यानी भूकंप मापी। ठीक, पहली बात याद रखें किससे नापा जाता है? तो इसे सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से। दो प्रकार के स्केल होते हैं, एक स्केल को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहा जाता है और एक को जो है मर्केली स्केल कहा जाता है। सामान्यतः जिस स्केल का प्रयोग करते हैं वो कौन सा स्केल होता है? आपका रिक्टर स्केल होता है। जिस स्केल का सामान्यतः प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो कौन सा स्केल हो जाए आपका? तो उस स्केल को जो है हम रिक्टर स्केल कहते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक, और जो अनुभवजन्य होता है उस स्केल को क्या कहते हैं? तो उस स्केल को कहा जाता है क्या? मर्केली स्केल। क्या बोला जाता है? मर्केली स्केल कहा जाता है। अब पूछ रहा है, ठीक है, कि किससे ज्यादा का रिक्टर स्केल का भूकंप आए तो वस्तुएं गिरने लगेंगी? तो सामान्यतः 5 से ज्यादा आए तो कंपन आएगा, तो गिलास गिर जाएगा, गिरने लगेगा। बहुत बड़ी क्षति की बात नहीं कर रहा, वस्तुओं के गिरने की क्षति तो रिक्टर स्केल 5 पे। अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प भूकंप को समझने में क्या होगा? सहायक होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प भूकंप को समझने में क्या होगा? सहायक होगा। ठीक है, अब खुद जरा देख लीजिए। तो पहली चीज, भूकंप की बात करता है तो भूकंप जहां से निकलता है वो उद्गम केंद्र हो जाए, तो उद्गम केंद्र जो है एक ही में दिया ही है, अपने आप ही आपने लगा लिया। वैसे भूकंप लेखी यानी कि जो आपका रिक्टर जो पैमाना उसकी बात कर रहे हैं। और प्लेट सीमाएं कि यह रचनात्मक प्लेट का किनारा है कि विनाशात्मक का। तो हमें पता है कि विनाशात्मक प्लेट के किनारों पे अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। तो जवाब हो गया ए फॉर ऑप्शन। कौन सी तरंग भूकंपी तरंग? भूकंपी तरंगें दो प्रकार की, ठीक है, एक को कहते हैं भूगार्भिक तरंग। क्या कहा जाता है? भूगार्भिक तरंग कहा जाता है। और दूसरा जो है, ठीक है, ये आपका सरफेस वेव्स यानी कि, ठीक, धरातलीय तरंगें। कौन सी तरंगें हो जाती हैं? धरातलीय तरंगें हो जाती हैं। ठीक, धरातलीय तरंगों को हम जो है एल वेव्स के नाम से, EAHL, लव ने खोजा था तो एल वेव्स कहते हैं। भूगार्भिक तरंगें दो प्रकार की, पी और कौन? एस की बात कर, तो कितनी हो गई? पी, एस और एल की बात हो गया। ठीक है, कह रहा है कौन सी तरंगें भूकंपी तरंगों से संबंधित नहीं है? तो एक पी हो गया, एक एस हो गया, एक एल हो गया। पी हो गया, एस हो गया, एल हो गया, कौन सा नहीं है? ठीक हो गया आपका। ठीक है, पी याद रखेंगे, ठीक है, एस याद रखेंगे। एस सिर्फ चलेगा ठोस में, ठीक है। पी जो है ठोस, द्रव, गैस सब में क्या करता है? एंट्री कर जाता है।
ठीक है, इसीलिए हम इसी के माध्यम से पता करते हैं, ठीक है, कि भूकंप कैसे आते हैं। ये भी देख लीजिए जरा, पूछा गया सवाल है, आसान सा क्या बात कर रहा है। संगमरमर, संगमरमर किस प्रकार का सेल है? तो यह जो है, जैसा कि हमें पता है कि चूना पत्थर से बनता है क्या आपका संगमरमर, तो ये एक प्रकार का कायांतरित सेल है। कैसा सेल है? कायांतरित सेल है। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन में आ जाता है, ठीक है। बलुआ पत्थर नाम से ही बालू है, और बालू मतलब अवसाद से बना हुआ है। और ग्रेनाइट जो है वो आपका एक प्रकार का आग्नेय सेल का उदाहरण। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए में 4, ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3, पहला वाला ऑप्शन। अगला सवाल देखा जाए जरा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक। लैंडफॉर्म दिया हुआ है, पूछा कौन किससे बनता है, ठीक, कौन किससे बनते हैं की क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ये कौन किससे बनते हैं। तटबंध किससे बनते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये कौन किससे बनता होगा, लेकिन उत्तर तो चूंकि आपको देना ही है, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि क्या उत्तर लगाया जाए, ठीक, कि क्या पूछ रहा है कि कौन किससे बनता है, ठीक है। तटबंध दिया हुआ है, ठीक, क्या कहना है, कौन सा युग्म सही कह रहा है, कौन सा युग्म जो है क्या कह रहा है, सही है, इसकी बात कर रहा है, ठीक। तो आसान सा है, ठीक है। स्टैग जो है समुद्री तरंग से बनते हैं, तटबंध तो नदी से बनता है, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा सही है, मशरूम सेल, छत्रक सेल नदी से नहीं बनते हैं, ठीक है। मशरूम रॉक्स जो है ये तो पवनों के द्वारा बनता है, तो ये भी गलत हो गया। हिमोड़ जो है ग्लेशियर, ये तो सही है, ठीक है। तो कौन सा, बी और डी वाला सही है। याद रखें, छत्रक सेल पवन से बनता है, ठीक है, और तटबंध जो है नदी से बनता है। कौन सा ऑप्शन, लेकिन सही वाला मिलान करना है, तो बी और डी वाला ऑप्शन, सी फॉर कैट। पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो अभी बताया था, सबसे पहले क्षोभ, फिर समताप, फिर मध्य। देख लीजिए, क्षोभ, संताप, मध्य, फिर बाह्य वायुमंडल, ठीक तो है। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, सही, इसीलिए जेट विमान उड़ते हैं। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी सही। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, ये भी सही। ए बी सी तीनों सही हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, ग्लेशियर के जमने से क्या बनते हैं, हिमोड़ बनते हैं। क्या बनते हैं? हिमोड़। लोयस ये पवन द्वारा बनता है, किसके द्वारा? पवन द्वारा। तटबंध किसके द्वारा? नदियों के द्वारा। समुद्री गुफा किसके द्वारा? तरंगों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? कौन सा कह रहा है, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किसकी बात कर रहा है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, आपको ये जवाब बताना है, ठीक है। तो अगर ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन, हमें पता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78.08% क्या है? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होती तो क्या हम जिंदा रह पाते? क्या बिल्कुल ही नहीं रह पाते। मतलब नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वात दिग्दर्शी से वायु का वेग नापा जाता है। क्या नापा जाता है? वायु का वेग नापा जाता है। आसान सा जवाब है। तो क्या नापा जा, सॉरी, दिग्दर्शी कह रहा है ना, दिग्दर्शी जो है अंग्रेजी में विंड वेन कहा जाता है। कई बार हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। विंड वेन कहते हैं, और इससे जो है वायु की दिशा नापी जाती है। कौन सी अस्थाई पवन है, ठीक है, कह रहा है कौन सी जो है। याद रखिएगा, पवनें तीन प्रकार की, पहले भी बता चुका हूं। पहली पवनें कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पहली पवन जो इसको हम कहते हैं प्रचलित पवन, और इन्हीं को कहा जाता है, प्रचलित को ही, अस्थाई पवन, जो साल भर अपने निश्चित दिशा में बहती हैं। दूसरा सामयिक पवन, जो समय के अनुसार बदल जाए तो सामयिक कहलाए। और तीसरा स्थान विशेष पे बहे तो क्या कहलाए? स्थानीय पवन कहलाए। प्रचलित पवनों में पहला आप पढ़ते हो पूर्वा पवन, ठीक है, पूर्वा, जिसको आप व्यापारिक पवन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं आप क्या? पछुआ पवन। कौन सा पवन? पछुआ पवन। और तीसरा पढ़ते हैं आप कौन सी पवने? तो ध्रुवीय पवने। कौन सी पवने? ध्रुवीय पवने। वहीं पर सामयिक में आप पढ़ते हैं क्या? तो एक मानसूनी पवने पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मानसूनी। इसके अलावा सागर समीर पढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा स्थल समीर पढ़ा जाता है, ठीक। पर्वत समीर, घाटी समीर भी पढ़ा जाता है। और स्थानीय पवनों में बहुत सारे नाम आ जाते हैं। देख लीजिए, अस्थाई पवन में क्या आ जाएंगी,
ठीक है, कौन सा पवन लगा दिया जाए? पूर्वी पवने मानसूनी पवने गलत, लू और मानसूनी पवने गलत, समुद्री समीर पश्चिमी पवने गलत, व्यापारिक पवने और ठीक है पछुआ पवने, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। दी गई विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करिए। ठीक, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, तो ओजोन गैस कौन से मंडल में? समताप मंडल में। ठीक, मौसम एवं बादलों संबंधी घटना से लगभग मुक्त होता है, इसीलिए क्या उड़ते हैं इसमें? जेट विमान उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? जेट विमान। कौन से मंडल की बात हो रही है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही है। ठीक, अपक्षय अपर्दन विसर्प तटबंध। ठीक, अपक्षय भूदृश्य पर होने वाला क्षय, अपरदन सैलों का टूटना, विसर्प नदी के उत्थित तट, तटबंध नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़। 3-4 प्रकार का दिया हुआ है, तो तटबंध मतलब नदी के उत्थित तट हो गया, विसर्प मतलब तो एक नदी कुछ इस तरह से बहती है, इसको जो है हम क्या कहते हैं? मोड़ यानी कि विसर्प कहते हैं। ठीक है, अब जरा देख लीजिए कौन सा जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अपक्षय। ठीक है, तो अपक्षय इसका तात्पर्य क्या हो जाए? ठीक, भूदृश्य पर होने वाला क्षय कि सैलों का टूटना। ठीक है, क्या जवाब लगाया जाए? ए बी सी डी में से बताइए कौन सा जवाब लगाया जाए? ठीक, क्या हो जाए? ठीक है, ठीक, देख लेते हैं जरा। सैलों का टूटना क्या कहलाता है? ठीक, अपरदन भूदृश्य पर होने वाला क्षय, यानी कि ए में 2, बी में 1, सी में 4, कौन सा दिखा? बी फॉर बैट वाला ऑप्शन। कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तु एवं प्रकृति, पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकला गलत। ठीक, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां, मानवकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रपंच या प्रघटनाएं, कि सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तु एवं प्रकृति। क्या हो सकता है? पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला वह आवरण जो ठीक है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बधा हुआ हो। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो? बधा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं हम? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, क्या कहा जाता है उसे? पर्यावरण कहा जाता है। तो अब जरा बताना है आपको कौन सा जवाब इसमें सही होगा, ए बी सी डी में से। ठीक है, तो जैसा कि जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियों में सभी कुछ आ गया, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। खनिज के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, सही है। ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये तो गलत है। धात्विक भी हो सकते हैं और अधात्विक भी हो सकते हैं, यानी कि कौन सा? सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। ठीक, पृथ्वी के कोर क्रूड की आंतरिक परत बनी हुई है, जैसा कि हमने कभी ये डायग्राम आपने कभी देखा हो, कुछ इस तरह से बना रहता है। ठीक है, तो एक होती है पहली परत, ये हो गई आपकी क्या? दूसरी परत। पहले वाले हिस्से को आप क्या कहते हो? तो इसको भूपर्पटी यानी अंग्रेजी में आपने इसका नाम दिया है क्रस्ट, इसको कहा है आपने क्या? मेंटल, और इसको कहा है आपने क्रूड या कोर कहा है। क्रस्ट का निर्माण हुआ है किससे? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, तो आपने इसका नाम सियाल रख दिया। क्या नाम रख दिया? सियाल। मेंटल का निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, तो आपने इसका नाम सीमा रख दिया। क्रूड का निर्माण निकिल और लोहा से, तो आपने इसका नाम नीफे रख दिया। क्या रख दिया? नीफे रख दिया। ठीक है, क्लियर है बात? क्या पूछा है? कोर क्रूड सबसे आंतरिक परत किसकी बनी हुई है? निकिल और लोहा की। ठीक है, दिख रहा है आपको? निकिल और लोहा की। कौन से महाद्वीपीय संहति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? तो सबसे ऊपर वाला परत याद होगा ना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सियाल जिसको बोला गया। सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। दोनों ही कथन सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या हैं? महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज क्या हैं? ठीक है, तो आप जरा बताइए इसका जवाब क्या लगाया जाए। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डायग्राम बना के दिखाया था, तो आप मुझे बताइए कि जवाब क्या लगाया जाए। किसकी बात कर रहा है? महासागरीय परपटी की बात की जा रही है।
ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? तो महासागरीय पर्वती की। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, तो जवाब आपको बताना है, क्या जवाब लगा दिया जाए। ठीक है, सिंपल सी सवाल है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो किसका जवाब लगा दें? तो मैग्नीशियम और महासागरी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा मतलब क्या? ठीक है, सिलिकॉन भी है, सॉरी सिलिकॉन भी है। ठीक है, और मैग्नीशियम यानी सीमा की बात कर रहा है ना, दूसरा वाला परत। सिलिकॉन और मैग्नीशियम यानी सीमा, सीमा परत का मतलब क्या हो जाए? ए और सी वाला ऑप्शन। कोई दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख रहा है सर, सी फॉर कैट। स्लेट तथा संगमरमर किस प्रकार के उदाहरण हैं? आसान सा सवाल है। हमें पता है कि जो क्ले होता है यानी चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। तो दोनों कैसे चट्टान होंगे? तो कायांतरित सैल होंगे। कैसे सैल होंगे? कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित सैल होते हैं। ठीक है, स्लेट ये किससे बना है? क्ले से बना हुआ है। संगमरमर लाइमस्टोन से बना हुआ है, यानी कि चूना पत्थर से बना हुआ है। डोलोमाइट से भी बन जाता है। किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है जिसका तापमान कम होगा? तो आग ने, तो आग से बना है, आग से बना है तो इसमें तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और रूपांतरित करने के लिए टेम्परेचर भी देना है, प्रेशर भी देना है, तो यानी कि इसमें भी नहीं। जवाब क्या हो जाए? अवसादी सेलों में क्या मिलेंगे? जीवाश्म मिलने की संभावना है। ठीक, आग्नेय सेलों के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन। अवसादी सेल ताप और दाब के कारण आग्नेय सेल में बदल जाते हैं। गलत हो तो बदलेगा किस में? रूपांतरित में ना। ये सेल पृथ्वी की भूपर्पटी और पृथ्वी की पर्पटी के काफी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती है। ठीक लग रहा है। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय सेल के उदाहरण है, ये भी ठीक लग रहा है। बी और सी कौन सा कहीं दिखा? बी और सी सही है, तथा ए क्या है? गलत है। ठीक, आग्नेय में नहीं, रूपांतरित में बदलता है। सेलों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करिए। अवसादी सेलों के दो प्रकार होते हैं, बहिर्वेधी और अंतर्वेधी। किसकी बात कर रहा है? बहिर्वेधी और क्या? अंतर्वेधी की बात कर रहा है। तो ये तो गलत है। आग्नेय वाला होता है ना, कुछ अंदर फैल गया, कुछ बाहर आ गया, तो ठीक, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, ये कौन से सेल की बात कर रहा है? आग्नेय सेल। द्रवित लावा से बनने वाली सेल आग्नेय, सही है। एक सेल से दूसरी सेल परिवर्तन प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, सही है। बी और सी सही। कोई दिखा सर? बी फॉर बॉल वाला ऑप्शन। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को पृथ्वी की पपड़ी कहा जाता है, जिसकी मोटाई सबसे अधिक तो नहीं होती है, ये तो गलत है। ठीक है, आधा लाइन तक सही था लेकिन इसके बाद गलत हो गया। महासागरीय सतह महाद्वीपीय सतह से अधिक मोटी होती है, ये भी ठीक है, क्योंकि महासागर क्या होते हैं? गहरे होते हैं। ठीक है, महासागर क्या होते हैं? ठीक, अच्छा, गहरी की बात कर, मोटी की बात कर रहा है ना। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? मोटी की बात कर रहा है। ठीक, और किसकी? महासागरी सतह। वो तो अंदर नीचे चला गया ना, गड्ढे तक चला गया, और यहाँ पर्वत निकला हुआ है, तो पर्वत वाला मोटा होगा कि गर्त वाला मोटा होगा? तो पर्वत वाला मोटा होगा, यानी ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों कथन ही गलत हैं, यानी डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। वायुमंडल की परत की पहचान करनी है। ओजोन गैस होता है, ये हो गया है। संताप मंडल थोड़ी देर पहले ही किया गया था। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, सही है। इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, गलत है। ठीक है, ठीक, केवल ए क्या है? सही है, लेकिन बी क्या है? गलत है। भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी को डोल्ड्रम भी कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र डोल्ड्रम क्षेत्र कहलाते हैं, सही है। हर्ष अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र है। ठीक है, 35 से 40 डिग्री के, यानी कि 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हर्ष लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक, तो पहला सही, दूसरा भी सही, ए और बी दोनों सही। पवनों का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पछुआ, बिल्कुल, जिधर से आती है, आने की दिशा, गलत। पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं, सही है। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, सही है। बी और सी सही है।
वायुदाब से संबंधित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। चांद पर वायु नहीं है अतः वहां वायु का दाब भी नहीं है। वायुमंडल में वायुदाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर सही। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ए, बी और सी सभी सही हैं। ठीक। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं, सही है। पवनों की दिशा निर्धारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोरियोलिस बल याद होगा कि जब घूमता, जैसे एक गेंद ले लिया जाए भिगो के खूब तेजी से चला के फेंकूं तो ऐसा दिखेगा गेंद आगे गया और पानी पीछे रह गया। ठीक है, गेंद और पानी की दिशा में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, बात किसकी की जा रही है, पवनों की दिशा, तो उस यानी कि दिशा इससे प्रभावित होगी कोरियोलिस बल से, तो दूसरा भी सही है। लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं, सही है। वायु का दाब हमारे पर सभी दिशाओं से लगता है, हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, सही है। ठीक है, व्याख्या भी है, सही भी है। पृथ्वी पर आतपन की मात्राएं भिन्नता के निम्नलिखित में से क्या कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण, दिन की अवधि। ठीक, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्या जवाब लगा दिया जाए, किसकी बात, आतपन की बात की जा रही है, तो क्या जवाब लगाया जाए, ए, बी, सी, डी में से। ठीक है, लगभग 80 से ज़्यादा सवाल हम लोगों ने अब तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ज़रा मुझे बताइएगा। ठीक है, अगले सवाल का जवाब हम क्या लगा दें, किसकी बात कर रहा है, आतपन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अपने अक्ष पर घूमना भी सही है, उसका इंसिडेंस भी सही है, दिन की अवधि भी सही है। अगला सवाल, आतपन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पढ़िए, सही विकल्प का क्या करिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, ये सही है। ठीक, आतपन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं में और साल भर बदलती रहती है, भी सही। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं घटती है। इसे ध्रुवों पर ज्यादा गर्मी और ध्रुव विषुवत पर ज्यादा गर्मी, भूमध्य रेखा पे ज्यादा और ध्रुवों पर कम, सी वाला गलत, ए और बी सही। अगला सवाल, आतपन प्रभावित होता है, सेम सवाल, सेम प्रकार के सवाल हैं, आसान से हैं, सब कुछ सही है। बादल द्वारा भी, अक्षांश भी, जलवाष्प व धूल कणों द्वारा भी, ए और बी, सी तीनों के तीनों सही हैं। पवनों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। ठीक है, मानसूनी पवनें मौसमी, सही है। मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, गलत है। स्थल व समुद्र समीप अस्थायी पवनों के उदाहरण है, गलत है। केवल ए सही है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी, ठंडी क्षेत्रों में वायु क्या होती है, भारी होती है। ये आप लगातार पढ़ते आते हैं। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और दोनों इसकी क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी करता है। ठीक, आतपन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये सारा सवाल पहले पूछा गया है, याद रखेंगे, ये सारा सवाल जो है पहले जो है पूछा गया है, आपको उसी अनुसार क्या देना है, अपना उत्तर बताना है, कौन सा जवाब लगाना है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती आतपन कहलाता है। आतपन की अभी तो किया गया था ये तो, ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक, ए और बी अभी थोड़ी देर पहले किया गया था। कौन सी अस्थाई पवनें नहीं है। ठीक, अस्थाई पवन नहीं है की बात कर रहा है। अस्थाई पवन में पश्चिमी होता है, पूर्वी होता है, व्यापारिक होता है, कौन नहीं, मानसूनी पवनें सामयिक पवनों में आती हैं, तो सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। नदी का मुहाना, वह स्थान जहां एक नदी दूसरे नदी में, जहां कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, ठीक लग रहा है। व्यापारिक पवनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ सर्दियों में चलती हैं। व्यापारिक पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनें थोड़ा देख ही लिया जाए। ठीक है, ये है पृथ्वी, ये बीचों बीच में 5 डिग्री, ठीक, नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ, ये 35 डिग्री साउथ। ठीक, ये लो प्रेशर है,
ये हाई प्रेशर है। हवा हाई से किधर चलेगी, लो की तरफ। इन कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध की हवाओं को अपनी दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध की हवाओं को अपनी बाईं ओर। इसका दायां किधर होगा, ऐसे जा रहा हूं, मेरा दायां इधर होगा, इस तरह मुड़ जाएगा, यानी ऐसे ऐसे चलेगा। अब क्या कह रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो नहीं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, सही हो गया, सी फॉर कैट वाला ऑप्शन। ठीक, सी फॉर क्या हो गया, कैट वाला ऑप्शन। अगला देखिएगा जरा, एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल की बात करें तो बहिर्मंडल में क्या पाया जाता है, तो बहिर्मंडल में, ठीक है, जरा देख लिया जाए एक बार फिर से। अपर मोस्ट लेयर यानी सबसे ऊपर वाली परत हो जाती है ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर लें, ओजोन मंडल यानी स्ट्रेटो समताप मंडल की बात कर रहा है। ठीक, ट्रोपोस्फेयर की बात कर लें, लोअर मोस्ट यानी कि क्षोभ मंडल। थर्मोस्फेयर जो है, ठीक है, इससे जुड़ जाए। ठीक, तो ए में दो वाला ऑप्शन एक ही दिखा, डी फॉर डॉग वाला ऑप्शन। ठीक, तो ये हमारा अब तक हमने इसमें 94 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन किए हैं, 94 क्वेश्चन, जो कि आपके एसएसटी में ज्योग्राफी को आपको आसान बनाना, बस इतना ही से पढ़ना है। एक आज सीरीज और देख लेंगे, आपका ज्योग्राफी का पर्याप्त हो जाएगा, उसी में से फंस जाएगा, 14-15 सवाल फंस जाएंगे, उतना ही आना है। 40 में से 14-15 सवाल किससे हैं, ज्योग्राफी से आने हैं। बस ये जो अलग अलग वीडियोज में आपके प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, बस प्रैक्टिस सेट देख के जाइए। ठीक है, निश्चित तौर पर वो 14-15 सवाल इसी में से मिल जाने। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपनी तैयारी को निश्चित रूप से लगे रहिए, ठीक, तैयारी करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं पर्याप्त पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष सिंह, धन्यवाद।